Good morning everybody and it's cytoplasm today. हम अगला जो चैप्टर 1 का जो अगला टॉपिक हम देखने लगे हैं that is cytoplasm. In the last 2 lectures we were talking about cell membranes, so now we are a step forward. हम अब cell membrane के अंदर आ गए हैं और अब हमने इस plasm में देखना है कि what is there और कौन कौन से organelles हैं, how they are working, how they are useful for the cellular activities और किसकी क्या specific working है, किसको कैसे किसी की शेप है, कोई चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे एग्जिस्टिंग है, और फिर लास्ट पे हम चैप्टर के एंड पे फिर इन सारे ऑर्गेनल्स का एक कंपाइलेशन भी देखेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली किधर किधर डिफरेंसेस आते हैं. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक टुडे, हम साइटोप्लाज्म की बात करने लगे हैं आज. अगर आप इस वर्ड को देखते हैं तो दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स बेसिकली, साइटा एंड प्लाज्म. साइटो एंड प्लाज्म. साइटोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ सेल. सो साइटा हमारे पास सेल को रेफर करता है और प्लाज्म का मतलब है स्पेस. तो दिस इज बेसिकली द स्पेस विद इन द सेल, या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट साइटोप्लाज्म तो हम बेसिकली प्रोटोप्लाज्म की बात करें. अब ये टर्मिनोलॉजी हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज रेफरिंग टू द लिविंग मैटर ऑफ द सेल. सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दें आप तो उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं which it is going to cover up, which it is enclosing inside, तो हम उसको कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है. उसमें न्यूक्लियस भी है फिर, लेकिन न्यूक्लियस को हम एज अ सेपरेट एंटिटी फिर लास्ट पे इसको डिस्कस करेंगे. ओके, साइटोप्लाज्म को अगर हम डिफाइन करें कि एक्चुअली होता क्या है, मतलब आप अगर टेक्निकली या बायोलॉजिकली इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि इट इज द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन and the nuclear membrane. यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है. if this is the cell and here it is the nucleus, तो हम ये कहते हैं कि ये स्पेस सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये जितनी भी जगह है, दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज साइटोप्लाज्म. हम इसको कहते हैं कि असल में ये साइटोप्लाज्म. ओके, अच्छा, अब अगर हम सेल्स की बात करें, जो हमने पिछले लेक्चर में भी एक छोटा सा इंट्रो लिया था, तो अगर हम सेल की बात करें तो हम कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास 2 तरह के सेल्स एग्जिस्टिंग हैं. एक यूकैरियोटिक सेल है और एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है. अब यूकैरियोटिक का मतलब है कि विद अ प्रॉपर न्यूक्लियस, विद अ ट्रू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है जो जेनोमिक मटेरियल है. और प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि दैट इज डायरेक्टली सबमर्ज्ड विद इन द साइटोप्लाज्म. अगर हम साइटोप्लाज्म के रेफरेंस से डिफरेंसेस को देखें कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस हैं विद इन द साइटोप्लाज्म, सो हम ये कहते हैं कि दिस साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. कोई भी आप सेल ले लेंगे तो प्लाज्मिक स्पेस या जो आपका साइटोप्लाज्मिक एरिया है दैट वुड बी प्रेजेंट ओवर देयर, लेकिन वहां पे डिफरेंसेस हो सकते हैं. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस, यानी कि हम यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म और प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में डिफरेंस देख रहे हैं, तो हमारे पास मेजर डिफरेंस ये है कि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में देयर आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट. ठीक है जी, दिस इज नंबर 1 इज द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, और यहां पे दीज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. दूसरी बात कि हमारे पास अगर साइटोप्लाज्म को देखा जाए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के, तो हियर इट इज द प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, या आप कह लें कि साइटोस्केलेटन इज देयर. साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट. ठीक है जी. उसके बाद जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं उनके साइजेस में देयर इज अ बिट डिफरेंस. फॉर एग्जांपल, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ. राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट हैं, लेकिन यहां पे देयर इज मोर नंबर ऑफ राइबोसोम्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है जी. सो ऑटोमेटिकली एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल हियर इट इज लेस नंबर ऑफ राइबोसोम्स. ये याद रखें कि साइज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये काउंट है उसके नंबर का, क्वांटिटी की बात हो रही है. सो हियर इट इज मोर नंबर ऑफ राइबोसोम्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल व्हाइल देयर इज लेस नंबर ऑफ राइबोसोम्स इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम मे बी attached to make the RER and it might be free. लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो हियर राइबोसोम्स आर ऑल फ्री
freely submerged within the cytoplasmic matrix, कोई स्पेस नहीं है जहां पे वो अटैच हो। और साइजेस आर अ बिट डिफरेंट, यानी जब हम राइबोसोम के साइज को देखते हैं तो इन यूकैरियोटिक सेल्स इट इज लाइक 80s while here it is 70s। तो ये साइज है इसका, इसको हम बहुत डिटेल में आगे देखने वाले हैं राइबोसोम के टॉपिक में। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म को एक कंपैरिजन में ले आए तो ये मेजर कंपैरिजन हैं। ये मेजर एक कंपैरिजन टेबल के लिए भी के तौर पे बिहेव करेगा जहां पे मैंने सारे डिफरेंसेस को आई थिंक पॉइंट आउट कर दिया जो मेजर है। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म की फिजियोलॉजी थोड़ी सी देख लेते हैं कि हाउ दिस इज कंपोज्ड अप ऑफ और किस तरह से इसकी वर्किंग है, तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ 90% वाटर। अगर साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स देखें तो हमारे पास दिस इज अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर। ठीक है जी। अब ये 90% वाटर किस लिए है? बिकॉज वहाँ पे चीज़ें सोल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब दो तरह की चीज़ें प्रेजेंट हैं, या तो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस बेसिकली वाटर इज गोइंग टू मेक दी सर्टन काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये सॉल्यूशंस की जो नेचर है ये किस पे डिपेंड करेगी? डेफिनेटली दिस विल, वाटर की तो कंपोजिशन वही है, सो दिस विल डिपेंड ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ एंड द नेचर ऑफ सोल्यूट्स प्रेजेंट ओवर दैट। डिपेंड करता है कि किस चीज को आपने मिक्स किया है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 जार्स ऑफ वाटर हियर, तो जो सोल्यूशन की नेचर है, अगर मैंने सोल्यूट चेंज किए हैं तो वो उस सोल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो अब हमारे पास क्या है कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी द प्रेजेंस ऑफ आयंस, there might be the presence of like amino acids, there might be the presence of fatty acids, there might be the presence of like nucleotides, there might be vitamins। तो ये जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जिनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कंसिडर करते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, सो दे आर मेकिंग दी ट्रू सॉल्यूशंस ओवर देयर। अभी मैं इसमें से एक को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है, ताकि आपको कोई एम्बिग्विटी ना रहे। दिस इज गोइंग टू मेक ट्रू सॉल्यूशंस ओवर हियर। अच्छा, अगर आयंस की बात हम करते हैं तो आयंस में सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, देयर माइट बी एनीवन। अमाइनो एसिड की बात की जाए तो दिस इज अ प्रिकर्सर टुवर्ड्स प्रोटीन, और अमाइनो एसिड की जो नेचर है वो हम चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये। फैटी एसिड्स की बात की जाए तो हम कहते हैं कि फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स आर गोइंग टू मेक लिपिड्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। सो फैटी एसिड्स हमारे पास क्या हैं? आर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप। आर चेन कोई भी हो सकती है। न्यूक्लियोटाइड को देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल डीएनए और आरएनए। और न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर है वो एटीपी में हम बिल्कुल इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास इनके मोनोमर्स हैं, तो ये सारी चीजें मोनोमेरिक हैं, यानी दीज आर गोइंग टू मेक दी पॉलीमर्स ओवर देयर। सो हम ये कहते हैं कि जब ये वाटर के साथ मिक्सअप होंगे, कंबाइन होंगे, तो दे विल मेक अ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन, और बेसिकली क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, सो दे हैव अ गुड रेट ऑफ सॉलेबिलिटी ओवर देयर। और अगर हम पॉलीमर्स की बात करते हैं, जैसे लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, सो दे आर मेकिंग कलाइडल्स ओवर देयर। कलाइड्स और कलाइडल्स, राइट। सो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, सो दे आर मेकिंग कलाइडल्स, यानी ये वो सॉल्यूशंस आते हैं जो प्रॉपरली हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस, मतलब आप कह लेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स नहीं होते, ये हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस आर ऑलवेज दी होमोजेनियस मिक्सचर, सेम फेज होता है उसका। जबकि कलाइडल्स जो हैं उसमें पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, दे माइट बी विजिबल सम टाइम, सो दैट इज नॉट मेकिंग अ ट्रू सॉल्यूशन। सो ये हमारे पास, और वाटर बेसिकली एज अ मीडियम भी बिहेव करता है फॉर सर्टन रिएक्शंस टू बी टेक प्लेस विद इन दी साइटोप्लाज्म, राइट। अच्छा, अब अगर हम इसकी मूवमेंट को डिस्कस करते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में अगर किसी चीज ने, जैसे सपोज समथिंग इज हियर और उसने मूव करके कहीं और जाना है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट दिस इज गोइंग टू पोजेस। तो अगर हम इसकी मूवमेंट की बात करते हैं तो दैट मूवमेंट इज दी
साइक्लोसिस और अमीबॉइडल मूवमेंट हम उसको कहते हैं, क्योंकि अमीबा नॉन डायरेक्शनल सा होता है ना, आप किसी भी डायरेक्शन में उसको ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज करता रहता है। सो इस रेफरेंस से इसको अमीबॉइडल मूवमेंट या साइक्लोसिस कहते हैं। बेसिकली ये साइक्लोसिस को कौन पोजेस कर रहा होता है, या आप कह लें कि असिस्ट कौन सी चीज कर रही होती है। So there are the microfilaments of cytoskeleton. They are having the microfilaments are having the contractile activity. So due to their contractions, चीजें एक जगह से दूसरे का पास ऑन होती हैं within the cytoplasmic matrix, और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। तो ये भी एक मेजर चीज है टू बी डिस्कस विद इन दिस। अब हम साइटोप्लाज्म के मेजर मेटाबॉलिक फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, और आफ्टरवर्ड्स वी विल गो टूवर्ड्स द डिफरेंस ऑफ इंक्लूजन्स एंड ऑर्गेनल्स, और फिर उसके बाद अगले एक ऑर्गेनल को हम डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। Okay, so let's come towards the metabolic and storage role of cytoplasm, that how this is going to work in the metabolism of cell differently, मतलब cell जो different activities कर होता है उसमें basically cytoplasm में कौन कौन सी चीज़ें हो रही होती हैं। So एक चीज़ इसके अंदर मिस हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फिजियोकेमिकल नेचर डिस्कस कर रहे थे, तो हियर जो हमारे पास साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो न्यूक्लियस के करीब होता है, दिस इज लाइक लेस थिक एंड दिस इज नोन एज साइटोसोल, जबकि हमारे पास वो पार्ट जो पेरिफ्री के करीब होता है दैट इज मोर थिक एंड दिस इज एक्चुअली दी साइटोजेल। तो ये जो नाम है इसका साइटोसेल को कहते हैं, और सोल सोल्यूशन से आया है, और यहाँ पे भी साइटोसेल को रेफर करता है और जेल विस्कोसिटी को रेफर कर रहा है। लाइक यहाँ पे हमारे पास ट्रू सोल्यूशन नहीं होंगे, फ्लूइडिटी कम होगी। सो साइटोसोल एंड साइटोजेल इज देयर। तो अगर हम इसके मेटाबॉलिक और स्टोरेज रोल की बात करें तो सेल साइटोप्लाज्म इज दी एनर्जी मेकिंग रीजन, डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया यही होता है। सो हम ये कहते हैं कि इट इज दी एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, यहाँ से सेल के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज प्रोवाइडेड। उसके बाद इट इज अ साइट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स, डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और नंबर 3, इट इज गोइंग टू सपोर्ट द सेल, लाइक इट इज गोइंग टू गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, बिकॉज इसके अंदर आपके पास साइटोस्केलेटन एग्जिस्ट कर रहा है। ये यूकैरियोटिक सेल के रेफरेंस से बात हो रही है। यूकैरियोटिक सेल में दिस इज अ सपोर्ट टू द सेल। इसके अलावा दिस इज अ साइट फॉर सर्टन न्यूट्रिएंट्स जो सेल एक्वायर कर रहा होता है फॉर इट्स फंक्शंस, और उसके अलावा इट इज प्रोवाइडिंग द प्रॉपर मीडियम। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 90% ऑफ दिस इज वाटर एंड द थिंग्स आर देयर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस एज वेल, तो एज अ मीडियम ये बिहेव कर रहा होता है। सो अगर हम इसके डिफरेंट मेटाबॉलिक रोल्स की तरफ चले जाएं तो मेजरली नंबर 1 इज द प्रोटीन बायोसिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ हो रही होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, टू थिंग्स आर देयर, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है, वहाँ पे एक सेंट्रल सा कॉन्सेप्ट है, इसी के गिर्द रिवॉल्व करती है पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हम ये कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है विद इन द न्यूक्लियस, जहाँ पे डीएनए कन्वर्ट हो रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर, बट दिस आरएनए हैज टू कम आउट टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स, और उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो बेसिकली जो ट्रांसलेशन है या जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमारे पास यहाँ पे हो रही होती है। उसके अलावा देयर इज अनदर व्हिच इज बेसिकली glycolysis. So what is this glycolysis? It is the breakdown of glucose. ठीक है जी, बेसिकली हमारे पास होता ये है कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके पायरुविक एसिड या आप कह लें कि पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, एंड दिस पायरुवेट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट्स आर देयर। अच्छा, अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज बेसिकली C6, कार्बन 6 होते हैं, और जो पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल होता है दैट इज C3, एक में 3 कार्बन होते हैं। सो जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट्स में कन्वर्ट होता है हैविंग 3 कार्बन ईच। ओके, गोइंग टुवर्ड्स नंबर 3, दिस इज बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास यूजुअली लिवर सेल्स का प्रोसीजर है। अब इसमें ये होता है कि जब हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो होता है तो लिवर गो टूवर्ड्स द मेकिंग ऑफ ग्लूकोज, और बेसिकली ग्लूकोज, इसको अगर हम पेट, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्ब या नॉन शुगर प्रिकर्सर्स, यानी अमाइनो एसिड्स
और लिपिड्स के कुछ कंपोनेंट्स लेके ग्लूकोज का बनना बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है आपके पास। और नंबर 4 पे वी आर हैविंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज बेसिकली द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन हमारे पास पॉलीमर है ग्लूकोज का, और अब सैकेराइड्स में एक मेजर कंपोनेंट है। सो ग्लाइकोजन क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स में आता है, ग्लूकोज उसका मोनोमर है, मोनोसैकेराइड में आता है, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना, दिस इज बेसिकली ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सो बेसिकली ये 4 हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, कुछ इसमें से कैटाबॉलिक हैं और कुछ इसमें से एनाबॉलिक हैं। मैं उसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रही। कैटाबॉलिक बेसिकली ये होता है जहाँ पे आपके पास कोई मेजर चीज़ें कन्वर्ट होती हैं छोटी चीज़ों के अंदर, तो दैट इज कैटाबॉलिक, कट से आया बेसिकली। और एनाबॉलिक है फिर उसके बाद, तो एनाबॉलिक का मतलब होता है कि जहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो दिस इज बेसिकली कुछ प्रोसीजर्स हमारे पास कैटाबॉलिक हैं, कुछ एनाबॉलिक हैं, और इसी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसीजर को एज अ होल हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स दी सेलुलर ऑर्गेनल्स विच आर पार्ट ऑफ दिस, जो हमने मेजरली अब एक एक करके एक्सप्लोर करनी है कि हाउ दी साइटोप्लाज्म इज हैविंग दैट। ओके, सो साइटोप्लाज्म की अगर हम ओवरऑल कंपोजिशन देखते हैं तो 2 तरह की चीजें हमारे पास इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। एक हमारे पास है जी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। अगर कंपोनेंट वाइज देखा जाए तो 2 तरह की चीजें, एक हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स और एक हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। अब कमिंग टू वर्ड्स के हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या चीज है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स क्या चीज हैं, तो हम ये कहते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की अगर बात की जाए तो दीज आर स्मॉलर, दे आर नॉट membrane bounded, they are not prescribed or they are not supposed to have any metabolic activity. There is no proper कोई metabolic activity perform करने के लिए, these are not capable. और अगर उसके बाद हम देखें तो these are basically not membrane bounded, smaller in size हैं और कोई metabolic activity perform नहीं कर रहे होते हैं। So if they are not going to perform any metabolic activity and this all, तो अगर हम इसकी examples देख लें, so examples में we are having lipid droplets for example, तो इस तरह की चीजें या फैट्स के छोटे कंपोनेंट्स वो सारे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में आते हैं। So if we are talking about organelles, so organelles के बारे में हम क्या कहते हैं कि organelles में they are like variable in terms of size or they are specific for metabolic activities to be performed. हर एक का अपना अपना specific function है। जैसे for example ribosome is associated with the protein synthesis, जबकि mitochondria is associated with the making of energy and with the cellular respiration, उसके procedures के लिए Krebs cycle उसके अंदर हो रहा होता है mitochondria के अंदर। So कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी अगर माइटोकॉन्ड्रिया का मूड नहीं है तो प्रोटीन बनाना शुरू कर दे और राइबोसोम को कहे कि आज आप एनर्जी बना लें, ऐसा नहीं है। वो स्पेसिफिक है अपनी वर्किंग के लिए, सो दे आर गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंगली। सो इसमें अगर देखा जाए हम मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड और नॉट, तो हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं इसके अंदर। द ऑर्गेनल माइट बी मेम्ब्रेन बाउंडेड और इट माइट बी नॉन मेम्ब्रेनियस और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंडेड हो भी सकता है ऑर्गेनल और नहीं भी हो सकता। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेम्ब्रेन बाउंडेड की बात करें तो दैट माइट बी सिंगल मेम्ब्रेनियस और दैट माइट बी डबल मेम्ब्रेनियस। डबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, 2 मेम्ब्रेन से भी बाउंड हो सकता है और सिंगल मेम्ब्रेन से भी। सो अगर हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड की बात करें तो हियर राइबोसोम्स इज द एग्जाम्पल, और अगर हम मेम्ब्रेन बाउंडेड की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेनियस में वैक्यूल इज द एग्जाम्पल, जबकि डबल मेम्ब्रेनियस में माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइक क्लोरोप्लास्ट भी इसी में ही आता है, तो क्लोरोप्लास्ट माइट बी द एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पे हम इसको एंड करें। अब जो जनरल एक ओवरव्यू था वो हम ले चुके हैं। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द फर्स्ट ऑर्गेनल दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
So coming towards the first organelle, that is the endoplasmic reticulum. So अगर हम इसका नाम देखते हैं तो endo का मतलब है inner towards और plasmic का मतलब है cellular space को रेफर करता है ये. So this is present inside the cellular space, यानी cytoplasm के अंदर present है. और reticulum का मतलब है reticulated, कोई चीज़ जो interwoven है filamentous form में, हम उसको कहते हैं कि this is something reticulated. So endoplasmic reticulum का मतलब है कि ये कोई network है and present inside the cytoplasmic space. So हमारे पास अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि yes, this is a network of tubules and basically that tubules are known as cisternae. So basically cisternae are elongated tubules. तो उनका पूरा एक नेटवर्क है. और अगर हम इसकी लोकेशन देखें, डिफाइन तो हम इसको कह चुके, अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो हम ये कहते हैं कि this is located between the cytoplasm, like it is located between the plasma membrane to the nuclear membrane. ये जो स्पेस है इसके अंदर this cytoskeleton is this endoplasmic reticulum is there. और अगर हम endoplasmic reticulum के functions की अभी हम बात करेंगे, लेकिन firstly we are going towards its types. अच्छा, अब होता क्या है कि कुछ जगहों के ऊपर सेल में that is more tubular और कुछ जगहों के ऊपर this is less tubular. और जो एक मेजर डिफरेंस है वो हमारे पास ये है कि whenever we see this under the electron microscope, तो कुछ जगहों पे ये हमें स्मूथ नजर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ जगहों पे इट अपीयर्स रफ. सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें कि व्हाई दिस इज रफ एंड स्मूदर, सो हियर दिस इज लैकिंग द राइबोसोम्स. नाउ व्हाट इज द राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर द ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्युलर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक की कुछ पोर्शंस के ऊपर अटैच होते हैं, कुछ पार्ट्स के ऊपर दे आर अटैच. So if they are attached, they are making it rough in its appearance. हम जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो that appears rough due to the presence of attachment of those ribosomal components. So rough endoplasmic reticulum में yes, there is the presence of ribosomes which is making it rough to be appear. So हमारे पास rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. एक और difference जो हमारे पास है वो ये है कि जो rough endoplasmic reticulum है, this is less tubular, this is less tube like, and this is a bit more tubular, right? Appearance wise हमारे पास ये दो major differences हमें नजर आते हैं. Okay, coming towards the types and their functions, हम rough और smooth endoplasmic reticulum को discuss कर चुके हैं. So coming towards their functions, so firstly if I am talking about the RER, which are the rough endoplasmic reticulum, तो क्योंकि हमारे पास राइबोसोम इज देयर, राइबोसोम उनके साथ अटैच हैं और राइबोसोम्स वो मेजर ऑर्गेनल्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस. तो अगर हम RER के मेजर फंक्शंस को देखते हैं तो देयर मेजर फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस. दे आर इन्वॉल्व्ड इन सर्टेन स्टेप्स ऑफ लाइक ट्रांसलेशन, बल्कि ट्रांसलेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, होल प्रोसेस, वो राइबोसोम्स पे डिपेंड कर रहा होता है. सो RER in terms of that हमारे पास डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है. इसके अलावा जो उसका दूसरा मेजर फंक्शन है दैट इज द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, राइट? ओके, कमिंग टूवर्ड्स SER, अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल, और इसके फंक्शंस वेरी भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि ये किन सेल्स में प्रेजेंट है. सेलुलर सेल की बेसिस के ऊपर इनके फंक्शंस आर अ लिटिल बिट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, दे आर इन्वॉल्व्ड इन synthesis of steroids, and this is in case of adrenal cells या adrenal glands. Adrenal glands में where they are present, तो ये हमारे पास स्टीरॉइड्स की सेंसेस में इन्वॉल्व है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली अ प्रिकर्सर टू स्टीरॉइड. स्टीरॉइड एक मेजर क्लास है लिपिड्स की और कोलेस्ट्रॉल उसकी एग्जांपल में आता है. सो हियर दे आर इन्वॉल्व्ड इन द सेंसेस ऑफ स्टीरॉइड्स. नंबर 2, दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. एक और बड़ा मेजर और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इनका इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो smooth endoplasmic reticulum में there is an enzyme present which is glucose 6 phosphatase और ये हमारे पास involved है for the breakdown of glycogen into glucose. So हमारे पास metabolism में क्योंकि दोनों चीजें आ जाती हैं, catabolic भी और anabolic भी, तो whenever they are present within the liver cells तो वहाँ पे
ये इनका मेजर फंक्शंस है। आई रिपीट, मैंने कहा कि जी यहाँ पे ये इन्वॉल्व है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू इट्स प्रिकर्सर मॉलिक्यूल विच इज ग्लूकोज, और यूजुअली जो इसके ये लास्ट वाले स्टेप्स होते हैं वो SER उनको पोजेस करने में हेल्प आउट कर रहा होता है, बिकॉज एक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है विच इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस होल स्टोरी। तो लिवर सेल्स के अंदर इसका ये फंक्शन है। सो नंबर 3 इज द डिटॉक्सिफिकेशन। सो डिटॉक्सिफिकेशन में क्या है कि इट रेंडर्स द ड्रग्स and metabolic waste and chemical wastes, so this is going to render that and making that more water soluble in accordance with making it less toxic. So detoxification होती है poisons की, toxin elements की, waste materials की, और ये भी usually liver cells के साथ ही concerned है। Okay, इसके अलावा एक और जो major important function है that is the storage of calcium ions। राइट, और ये स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस यूजुअली इसकी वर्किंग है इन केस ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स। अब स्केलेटल मसल सेल्स में क्या होता है कि बेसिकली स्केलेटल मसल सेल्स में हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहते, बल्कि स्केलेटल मसल्स के केस में, मसल सेल्स के केस में वी कॉल इट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, हम इसको क्या कहते हैं जी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक इसलिए बिकॉज जो स्मूथ सेल फाइबर है उसकी जो मेम्ब्रेन है या स्मूथ मसल सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज सार्कोलीमा, और जो उसकी इनर स्पेस है दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। सो दैट इज वाई इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो यहाँ पे ये क्या करता है कि दैट पिक अप सर्टन कैल्शियम आयंस एंड स्टोर इनसाइड दैट, and this is more like different in case of skeletal muscle cells, वहाँ पे it is having the calcium gates और calcium channels over there, so उनसे calcium in और out move करता है। अब इस calcium को store करने का वहाँ पे फायदा क्या होता है, this is involved a bit in the movement, या आप more prominently ये कह सकते हैं कि contraction of the muscles। होता ये है कि whenever the whenever the nerve impulse is there, जब भी कोई nerve impulse आती है कि आप मसल ने contract करना है, तो it is taking the calcium ions inside, ये store करता रहता है calcium ions को। So whenever that get a signal कि आप मसल ने contract करना है, so this is going to release out the calcium within the cytoplasm again, और वो एक indication होती है मसल सेल के लिए, एक stimulus होता है कि अब इसने contract करना है। So ये हमारे पास इसके कुछ major functions हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है इसका major function है जी, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की, कि जो भी हमारे पास चीज़ें RER फॉर्म करता है, यानी RER जो प्रोटीन्स बनाता है उनकी पैकेजिंग करके उनको ट्रांसपोर्ट करना। आप इसको सिंपली ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, और पैकेजिंग को अगर आप सेपरेटली बताना चाहते हैं तो सेपरेट बता दें, अगर इसके साथ बताना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू पैकेज अप दोज मटेरियल, उनको वेजिकल्स की फॉर्म में आप प्रोटीन्स बन गई और वो वहीं पे RER उनको बना रहा है, लेकिन इट इज गोइंग टू पैक देम इन दी वेजिकल्स, और फिर उस पैक्ड मटेरियल को आगे गोल्जी तक इसने शिफ्ट करना है। प्रोटीन्स विच आर कमिंग फ्रॉम RER ने सेंसिस की, SER इज गोइंग टू पैक दोज प्रोटीन्स एंड शिफ्ट दोज टूवर्ड्स दी गोल्जी एपरेटस। इस तरह से ये पूरी चीज आपके पास होती है। उसके बाद लास्ट पे जो इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज दी मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे RER कर रहा होता है, तो नंबर 8 इज द मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है जी, सो दीज 8 आर द फंक्शंस ऑफ SER. I think I have discussed each and everything, so that's all for today. Thank you so very much. If you have any question, you may ask in your related query session. Thank you.